A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो क्लास 12th के लिए बहुत राहत वाली वीडियो होने वाली है। दैट कि हम जो है वो फ्लेमिंगो के सभी 8 के 8 चैप्टर्स का जो थीम है वो डिस्कस करने वाले हैं। और थीम जो है वो कंसिडर किया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट की 6 मार्कर्स जो हैं, जो हैवी क्वेश्चंस जो हैं वो इनसे पूछे जाते हैं। और ओवरऑल अगर हमने पर्टिकुलर पूरा का पूरा थीम जो है अगर हर एक चैप्टर का डिस्कस कर लिया या पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट आइडिया हमें लग जाता है दैट कि हर एक चैप्टर में जो है ऑथर जो है राइटर जो है वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दैट कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। अब द लास्ट लेसन क्वाइट ह्यूमरस है कि हमारे पहले चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन, जो अल्फोंसो डॉर्डिट के द्वारा लिखा गया है। दैट इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो पहला थीम है दैट इज पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म, कि देशभक्ति जो है ना वो लोगों में होनी चाहिए। कि ये स्टोरी दिखाता है कि कैसे हमारा जो है प्यार जो है वो हमारे देश के प्रति और हमारे लैंग्वेज के प्रति होता है। कि जब हमें से दूर कर दिया जाता है, चाहे वो भाषा हो या कंट्री हो, तो हमें उसकी बहुत ज्यादा याद आती है। ठीक है, तो ऐसा ही जब अल्सैश और लॉरेन जो कि फ्रांस के एक छोटे से मतलब शहर है जिसमें क्या कर दिया गया था, उनके लोगों को वहां से मतलब निकाला तो नहीं गया लेकिन उनसे उनकी लैंग्वेज जो है ना लैंग्वेज बोलने का अधिकार छीन लिया गया था। दैट की अब वहां के स्कूलों में ये ऑर्डर आया था बर्लिन से कि वहां के स्कूलों में अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रूशियंस ने फ्रांस को हरा दिया था, फ्रेंच को हरा दिया था। ठीक है, तो रिग्रेट नॉट वैल्यूइंग देयर मदर टंग, कि अपने मदर टंग को जब हम वैल्यू नहीं करते हैं तो एट द एंड बहुत ज्यादा क्या होता है, हमें दुख होता है। इसका जो दूसरा थीम है दैट इज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कि हमारे लिए हमारी भाषा का क्या महत्व है, कि हमारी आइडेंटिटी ही हमारी लैंग्वेज होती है। ठीक है, दैट द लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी कल्चर एंड फ्रीडम, कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं वो लैंग्वेज ही हमें बताता है, दर्शाता है। ठीक है, लूजिंग वंस लैंग्वेज, अगर हम अपनी भाषा खो देते हैं इसका मतलब हमने अपना एक अभिन्न हिस्सा खो दिया है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा दैट की रिग्रेट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ऐसी चीजें जो हमारे पास अगर होती हैं तो उनकी वैल्यू हमें नहीं होती है, लेकिन जब वो चीज दूर चली जाती है तो हमारी मतलब उसके प्रति जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है और हम उसे बहुत ज्यादा मिस करने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है फ्रांस के साथ, जब उसे ये पता चलता है कि भाई अब जो है ना आज उसका भाषा यानी फ्रेंच जो लैंग्वेज है कि वो आखिरी दिन पढ़ाया जाएगा और उससे अब वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, और अगले दिन से अगली बार से उसे जर्मन सीखना पड़ेगा। तो जब इसे ये रियलाइज होता है तब उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है कि मैंने जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था, तब मैंने इन चीजों को नहीं सीखा। और विलेजर्स भी ऐसा ही होते हैं कि वो आखिरी दिन जब उन्हें करवाया जाता था, जब उन्हें सिखाया जाता था, तब ऐसा वो बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं रहते थे, लेकिन लास्ट डे दे ऑल वर फोकस्ड और वेरी फोकस्ड दे ऑल वर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ वॉर, कि वॉर का इम्पैक्ट जो है वो कैसा पड़ता है। कि जिस भी कंट्री ने दूसरी कंट्री को हरा दिया तो दूसरी कंट्री को मतलब जो भी कंट्री विनिंग है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते थे और वो मतलब डोमिनेशन हुआ करता था। जैसे प्रूशियंस रूलर ने क्या कर दिया था, इम्पोज कर दिया था अपने लैंग्वेज को। ठीक है, कि भाई अब आपको हमारी भाषा ही बोलनी पड़ेगी, जो कि सही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं वॉर का इफेक्ट ही है। तो अगला देखते हैं दैट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी जिम्मेदारी होती है कोई चीज। ठीक है, जैसे एम हैमल ने आखिरी वक्त तक अपनी जिम्मेदारी निभाई है पढ़ाने की, जो उनकी जिम्मेदारी थी एज अ टीचर, जो 40 साल से वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब अपनी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने बखूबी निभाई। और ही फील्स गिल्टी, वो बहुत बार गिल्टी भी फील करते हैं दैट कि उन बच्चों के लिए वो स्ट्रिक्ट नहीं थे जैसे जिस तरीके से वो पढ़ाते थे, और बहुत बार बच्चों को कुछ बाहर के काम दे देते थे। एंड ये चीजें जो थी वो इवेंचुअली उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती थी, भाई कि मैंने भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जो गिल्टी है वो भी होता है और ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बखूबी निभाई। नाउ नेक्स्ट इज दैट इमोशनल कनेक्शन टू वंस कल्चर, कि ये भी है 6 पर्टिकुलर
इमोशनल कनेक्शन टू वंस कल्चर, कि हमारा हमारे कल्चर से क्या होता है, एक कनेक्शन होता है, और जब हमें हमारे कल्चर से दूर कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सैडनिंग होता है, दुखद होता है। कि जैसे विलेजर्स और स्टूडेंट्स ने ये रियलाइज कर लिया था कि कैसे उनकी भाषा जो है ना वो उनसे जुड़ी हुई है और उनकी आइडेंटिटी है वो, ठीक है, उनसे ही उनकी पहचान है, और जब वो चीज उनसे छीन ली जाएगी ना तो मतलब उनका उनका जो वैलिडेशन है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, मतलब खत्म हो जाएगी। एक टाइप ऑफ इमोशनल लॉस था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट लॉ स्प्रिंग। पहला जो है लॉ स्प्रिंग, जो कि लॉ स्प्रिंग जो है वो लिखा गया है अनीस जंग के द्वारा। नाउ फर्स्ट थीम इज दैट पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, गरीबी और जो चाइल्ड लेबर है ये एक दूसरे के मतलब पूरक ऐसे कह लो। कि जो स्टोरी है वो ये हाईलाइट करता है दैट द हार्श रियलिटी ऑफ चिल्ड्रन, वो हार्श रियलिटी, वो कड़वी सच्चाई जो हमारे समाज में हो रही है, दैट बच्चों को फोर्स्ड किया जाता है किस चीज के लिए, परिश्रम मतलब काम करने के लिए, ड्यू टू पॉवर्टी। अगर गरीब है या कोई भी परिवार अगर निर्धन है तो उनके बच्चे भी क्या करते हैं, काम करते हैं, वेदर दे आर मतलब एडल्ट है या नहीं है, एक पर्टिकुलर एज से ऊपर है या नहीं है, वो ये नहीं देखते। दैट बच्चे जो हैं वो फोर्स किया जाता है उनको कि आप भी बाहर जाकर काम करोगे। जैसा कि इस पर्टिकुलर स्टोरी में बताया गया है दैट साहिब और रैग पिकर जो कि कूड़ा बीनता है, मुकेश एक चाइल्ड लेबर मतलब बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में होता है, उसका सपना जो होता है ना वो एक मोटर मैकेनिक बनने का होता है, लेकिन उसके हालात, उसके सिचुएशन उसे ये अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो उसे कहीं ना कहीं उन चीजों को करना पड़ता है, वेदर या अब उसका मन तो नहीं करता लेकिन फोर्सफुली उसे करना पड़ता है। ऐसा ही साहेब भी है, साहेब जो पहले रैग पिकर था और इसका स्कूल जाने का बहुत मन करता था, लेकिन इसके जो हालात थे, इसके सिचुएशन जो थे वो उस चीज को अलाउ नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट द लॉस्ट चाइल्डहुड एंड ब्रोकन ड्रीम्स। कि लॉस्ट चाइल्डहुड जो है, लॉस्ट स्प्रिंग दर्शाता है, सिंबलाइज करता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो ये सिंबलाइज करता है लॉस ऑफ चाइल्डहुड, कि उनका इनोसेंस खो गया, उनका बचपना खो गया है, बचपन की खुशी खो गई है, जो एस्पिरेशंस होती है, तमन्नाएं, इच्छाएं जो होती है वो खो गई है ड्यू टू इकोनॉमिक हार्डशिप्स, कि उनके परिवार में ऐसा इकोनॉमिक दुविधा आ गई है कि भाई उनका परिवार जो है वो फाइनेंशियल ऐसे क्राइसिस से होकर गुजर रहा है जहां उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। तो इसीलिए बच्चों को क्या करना पड़ रहा है, अपने सपनों को त्याग करके, अपने मासूमियत को त्याग करके क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। जहां साहिब जो है वो टी स्टॉल पर काम करता है और मुकेश एक बेंगल फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड इज सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, समाज के द्वारा भी इन बच्चों से क्या किया जाता है, काम करवाया जाता है और अन्याय किया जाता है। जैसे इस चैप्टर में दर्शाया गया, स्टोरी में दर्शाया गया है, द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड, गरीब लोगों को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है बाय दोज, उन लोगों के द्वारा जो पावर में है, मनी, जैसे मनी लेंडर हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बड़े बड़े ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पुअरों को, जो गरीब लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू लेबर अंडर इनह्यूमन कंडीशन, ऐसे सिचुएशंस जो उनके लिए ठीक नहीं है, जहां पर उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी उनको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। अगला देखते हैं, ट्रेडिशन वर्सेस चेंज। ट्रेडिशन वर्सेस चेंज, बहुत से ऐसे घर हैं जो अपने ट्रेडिशन के प्रति ही काम करना चाहते हैं, दैट कि वो बदलाव को नहीं आजमाते हैं, और जो भी बदलाव को नहीं आजमाएगा और जो बदलाव को मतलब अडेप्ट नहीं करेगा ना वो पीछे छूट जाएगा। तो ऐसा ही बैंगल मेकर्स जो हैं वो अपनी पीढ़ियों के काम को, जो उनके दादा परदादा जो काम करते थे उन्हीं काम में आज भी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, आज भी उस गरीबी की रेखा से नीचे हैं और गरीबी से बाहर नहीं आ पाए हैं। वेदर मतलब इवन दे वांट, वो चाहते तो हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाए। जैसे मुकेश की जो इच्छा है वो क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनने की है, लेकिन उसको वो उस बॉन्डेज से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो उस फैमिलीज प्रोफेशन, जो उनका प्रोफेशन है उनके परिवार का, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। लेकिन एज ही वांट्स, वो चाहता है, बैडली चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, वो सीखेगा, दूर जाएगा, लेकिन इस चीज से वो बाहर निकलेगा, लेकिन अभी तक तो वो नहीं निकल पाया है, ठीक है। अगला देखते हैं, फिफ्थ इज
लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इन लोगों के पास एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, कोई इनको बताने वाला नहीं है दैट कि इस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से यानी इस गरीबी से वो लोग बाहर कैसे आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड थीम्स हैं, इन्हीं के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो हर एक थीम को अच्छे से करिएगा। नाउ एब्सेंस ऑफ एजुकेशन कीप्स देम पुअर, उनको गरीब ही रखता है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है खुद को इम्प्रूव करने की, ठीक है, कि जो जिन चीजों में वो जकड़े हुए हैं, जिन चीजों में वो इन्वॉल्व हैं, उनसे बाहर कैसे निकला जाए। तो इसके प्रति उनके लिए उनके पास एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो वही काम करते कर रहे हैं जो जिससे मतलब अमीरों को प्रॉफिट है या वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट नेग्लेक्ट एंड सिस्टमिक फेलियर, जो गवर्नमेंट है वो भी इन लोगों पर ध्यान नहीं देती है। गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज लाइक एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इनको नहीं जनरेट करके दे पा रही है गवर्नमेंट। लॉज भी काफी सारे बने हुए हैं चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिस्टमिक फेलियर है। गवर्नमेंट को सब पता होता है, लोगों को सब पता है, मतलब जो हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उन्हें सब पता है, बट दे नेग्लेक्ट इट, वो उसको क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज डीप वाटर। डीप वाटर जो कि विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है, एंड सबसे पहला थीम जो है इसका है दैट फियर एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ फियर कैन डीपली अफेक्ट अ पर्सन्स माइंड, कि जो डर है ना वो हमें मतलब झकझोर के रख देता है, हमारे एक्शंस को भी ऐसा लगता है कि जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारे जो एक्शंस होते हैं उसमें भी क्लैरिटी नहीं होती, हम डर डर के काम करते हैं। ओके, द नैरेटर डेवलप्स अ डीप फियर ऑफ वाटर, जो नैरेटर के अंदर ना पानी का जो डर है वो बचपन से ही है, और पानी के पास जाने में भी उनको क्या लगता है? डर लगता है। तो इस चीज से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि करेज, हिम्मत, साहस, डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे से हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भारी से भारी डर को भी हम क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। कुछ भी ऐसी समस्या हमारे सामने आ गई है, हम उसको हिम्मत से क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं ना। थिंग इज दैट ओवरकमिंग फियर रिक्वायर्स करेज, यानी डर से ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए? करेज चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, जो कि हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा किया, मतलब बिल्कुल करेज दिखाया थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर हमें ऐसा लगा नहीं 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 भाई अब नहीं होगा मेरे से, मैं तो अब बिल्कुल खत्म। तो वहीं पर हम क्या कर देते हैं? अपना जो एफर्ट होता है वो हमारा कंसिस्टेंट नहीं होता और वो डर दूर नहीं हो पाता। जैसा नैरेटर डज नॉट लेट फियर कंट्रोल हिम, इंस्टेड ही वर्क्स हार्ड, मतलब उन्होंने नैरेटर ने ये दर्शाया इस पर्टिकुलर चैप्टर स्टोरी में कि उन्होंने कभी भी अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उससे लड़ने के लिए वो कांस्टेंट एफर्ट्स डालते थे और इवेंचुअली उन्होंने उसको कॉन्कर कर लिया, यानी अपने डर को उन्होंने हरा दिया। नेक्स्ट इज दैट द विल टू ओवरकम चैलेंजेस, विल टू ओवरकम चैलेंजेस, की चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, उनसे पार पाने के लिए हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल होनी चाहिए, कि अगर हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है ना तो हम अपने डर को कभी नहीं हरा सकते, वो हमेशा हमारे लिए परमानेंट रह जाएगा। लेकिन अगर हमने ठान लिया है ओवरकम करने की तो फिर वो कोई छोटी चीज है, वो बड़ी चीज नहीं। इसमें दिखाया है द नैरेटर्स जर्नी फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस, कैसे डर से लेकर आत्मविश्वास तक की जर्नी को दर्शाया गया है। जहां पानी से पहले वो डरते थे, वैसे ही अंत में कि भाई बड़े बड़े नदियों में उन्होंने क्या किया? एक तरफ से दूसरे तरफ जंप लगाते, कूदते, स्विम करते, तो ये उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है और उन्होंने जैसे अपने डर के ऊपर जीत पाया, ये उसको भी दिखाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन ग्रोथ, हमारे ग्रोथ में हमारे एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। वो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वही हमारे कैरेक्टर को क्या करते हैं? मतलब इवॉल्व करते हैं। चाहे आज हमें अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले या बुरे एक्सपीरियंसेस मिले, हम दोनों से ही कुछ ना कुछ क्या करते हैं? सीखते हैं, और वो ही इवेंचुअली हमारे कैरेक्टर को क्या करता है? फ्रेम करता है। नैरेटर ये सीखते हैं दैट ओवरकमिंग फियर मेक्स हिम स्ट्रॉन्गर, कि अपने फियर को, अपने डर को जब वो ओवरकम करते हैं तो उससे ही क्या बनते हैं? वो मजबूत बनते हैं, ठीक है, और मोर रेजिलिएंट, और इसी चीज ने उनको और ज्यादा ताकत दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज विक्ट्री ओवर
फियर लीड्स टू फ्रीडम, यानी जब हम अपने डर के ऊपर जीत पा लेते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें फ्री कर देता है उन इच्छाओं से, उस डर से हम लोग क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और फील, एक ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आती है जो हमें ये सेंस देती है दैट नाउ यू आर फ्री, आपको किसी बात का डर नहीं है, ठीक है। ही रियलाइजेस दैट फियर इज द ओनली एज स्ट्रांग एज वन अलाउज इट टू बी, कि फियर सिर्फ उतना ही बड़ा होता है जितना हम उसे मानते हैं। अगर हम उसे छोटा मानेंगे तो छोटा सा डर होगा, अगर हम उसे उस चीज को बड़ा मानेंगे तो वो डर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लाइफ लेसन्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन, जब तक हमारे पास सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, जब हम चीजों को रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारे अंदर एक्चुअल में डर किस चीज का है। द स्टोरी ये बताता है दैट फियर इज एन इल्यूजन, फियर सिर्फ इल्यूजन है, ये हमारे वहम है। अगर हमने उसके प्रति काम किया, उसके ऊपर काम किया, तो वो क्या किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है अपने डिटर्मिनेशन, अपने पक्के इरादे की वजह से। नैरेटर अंडरस्टैंड, नैरेटर ये समझ चुके थे दैट की करेज जो है ना, वही सिर्फ इस चीज से उनको बाहर निकाल सकता है, इज नॉट द एब्सेंस, कि करेज जो है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, कि यानी हिम्मत वाला कौन होता है, जिसको डर नहीं लगता वो हिम्मत वाला नहीं होता, बल्कि हिम्मत वाला वो होता है जो उस डर को ओवरकम कर लेता है, उस डर को काबू कर लेता है। हु is the courageous person. Okay, now come to the next one, which is the rat trap. rat trap जो है वो लिखा गया है सेल्मा लिगरॉफ के द्वारा। सबसे पहला rat trap में बताया जाता है, जो थीम है that is materialism and temptation, की चीजों को पाने के प्रति हमारी जो इच्छा होती है वही हमें इवेंचुअल सारे दुखों का कारण वही है, ठीक है। अगर हम किसी चीज के प्रति मतलब हमारे अंदर बहुत ज्यादा डिजायर है, ठीक है, कि मैं उस चीज, टेम्पटेशन है कि उस चीज को पाना है, तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो वही कारण होता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया था, वो जो रेड ट्रैप पेडलर जो था, उसकी इच्छाओं की वजह से ही आज जो उसकी सिचुएशन है वो होती है। जैसे द रैट ट्रैप जो है वो क्या सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज करता है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड दैट ल्योर्स पीपल, यानी वो दुनिया, वो मटीरियलिस्टिक दुनिया जो लोगों को ल्योर करती है, लुभाती है विद द वेल्थ एंड कंफर्ट, धन और कंफर्ट से, ट्रैपिंग देम, जो कि क्या करता है, उनको ट्रैप करता है इन ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, जहां वो सिर्फ और सिर्फ लालच और अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, और वही उनके डूम का कारण बनता है। द पेडलर हिमसेल्फ, यानी जो पेडलर था वो भी क्या करता है, गेट्स टेम्प्टेड, वो टेम्प्टेड हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब लुभावना हो जाता है, कि काइंड ऑफ लोभ आ जाता है उसके मन में, दैट ही स्टील्स, वो क्या करता है, क्रॉफ्टर ने जो उसको 30 क्रोनोर दिखाए होते हैं वो उसके पैसे को चुरा लेता है। शोइंग हाउ मटेरियल डिजायर्स कैन मिसलीड पीपल, की चीजों को पाने के प्रति जो इच्छा होती है ना, वो लोगों को भ्रमित कर सकती है, गलत डायरेक्शंस में भी वो जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा साधना चाहिए, बहुत ज्यादा क्या चाहिए, कि पर्टिकुलर पर्सन में कंट्रोल होना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा कंपैशन एंड रिडेम्पशन। कंपैशन जब हमारे अंदर दया की भावना होती है, रिडेम्पशन जब हमारे अंदर अपनी गलतियों को सुधारने की इच्छा जागती है या उसको स्वीकारने की इच्छा जागती है, जब हम रिडेम्प करते हैं, खेद होता है, रिग्रेट करते हैं, तो वो जब भी हमारे अंदर आता है तो वो एक पहला स्टेप होता है कि हम अब सही डायरेक्शन में जा पा रहे हैं। द काइंडनेस ऑफ एडला विल्मेंसन, जो एडला विल्मेंसन को जो काइंडनेस होता है, दया की भावना जो होती है, वही कारण होती है कि पेडलर जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाता है बुरे इंसान से अच्छे इंसान में। द पेडलर हु वाज वंस, जो कि क्या था, एक बार थीव था, रिडीम्स हिमसेल्फ, कि अपने आप को मतलब रिडीम करता है, दैट कि नहीं, अब वो क्या करेगा, मतलब अच्छा इंसान बनेगा, और जो भी उसके अंदर बुरी आदतें थी वो उसको क्या कर देगा, क्विट कर देगा। लोनलीनेस, अकेलापन हमसे बहुत कुछ करवाता है, आइसोलेशन, जैसे पेडलर जो था वो उसके लाइफ में कोई नहीं था, इधर उधर वॉन्डर करता अकेला, लिविंग अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड डिसेप्शन, कि उसके लाइफ में कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुख था। ही इनिशियली व्यूज, वो पहले क्या मानता था कि ये जो पूरी दुनिया है ना वो एक रैट ट्रैप है, जहां पर हम चीजों को पाने की हमारे अंदर इच्छा होती है, और उस चीज को पाने के चक्कर में हम क्या हो जाता है हमारा, दैट हम रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे एक चूहा, हम उस चूहे को एक बेट देकर पिंजरे में फंसाना चाहते हैं, वैसे ही ये समाज है, वैसे ही हमारी ये दुनिया है, कि हमें किसी न किसी चीज का लालच देती है, और जैसे ही हम उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, हम उसके सर्कल में फंस जाते हैं और वही चीज हम करते रह जाते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ, पावर ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, की हमारे अंदर एक ऐसी भावना जो लोगों को क्या कर सकती है,
उनके नेचर को चेंज करने में मदद कर सकती है। एक ऐसा इंसान जिसको किसी ने कभी प्यार से बात नहीं किया, जिसको कभी किसी ने दुलार नहीं किया, जिसका कभी किसी ने ख्याल नहीं किया, अगर हम उसको थोड़ा सा काइंडनेस शो करते हैं उसके प्रति, तो वो उसके कैरेक्टर को चेंज कर सकता है। अगर वो बुरा इंसान हुआ तो वो अच्छा बन सकता है। हो सकता है वो बुरा ही इसलिए बनाओ कि लोगों ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया और लोगों ने कभी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, लेकिन अगर हम उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो एक रीजन हो सकता है कि वो अच्छे इंसान में बदल जाए। जैसे एडला ने उस पर्टिकुलर पेडलर से बहुत अच्छा क्या किया, व्यवहार किया, जिसकी वजह से वो पेडलर जो था वो इवेंचुअली अपने पर्सनालिटी को चेंज कर पाया। Her generosity helps him realize that he is capable of goodness, inspiring his transformation। तो उसे ये पता चला that कि उसकी जो ये दया की भावना है ना, उसकी वजह से किसी इंसान की पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, कोई इंसान चेंज हो सकता है, अच्छाई से इंसान सच में चेंज होते हैं। That the next is inner conflict, अंदर की लड़ाइयां और ट्रांसफॉर्मेशन। द पेडलर, जो पेडलर था वो स्ट्रगल कर रहा था बिटवीन हिज डिसऑनेस्टी वेज एंड हिज कॉन्सेंस, की कहीं ना कहीं उसका मन जो था ना वो ये कहता था कि ये चीजें गलत है, इन चीजों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो बेईमानी थी वो आ जाती थी और इन दोनों में कन्फ्लिक्ट चलता। जैसे पहले वो कहता कि ये दुनिया जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, कि मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति भागने और रैट ट्रैप के समान है, और दूसरी तरफ वो खुद उन चीजों को क्या करता जिससे वो मुसीबत में फंस जाता। ठीक है, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड एज रैट ट्रैप। ये पूरी दुनिया जो है ना वो क्या है, एक रैट ट्रैप है। ठीक है, जैसे इसका मेटाफर लिया गया है, कंपैरिजन किया गया इनडायरेक्ट, दैट द मेटाफर रैट ट्रैप्स सजेस्ट दैट द लाइफ टेम्प्ट्स पीपल विद मटेरियल पोजेशंस, की जो लाइफ है ये हमें हर जगह मटेरियलिस्टिक चीजों से क्या करती है, लुभाती है, और हम अगर उस चीज को पाने के प्रति लग गए तो पूरा का पूरा हमारा जो लाइफ है वो उसी के एनसर्कल्ड रहेगा। जैसा कि एक चूहे का होता है कि उस पर्टिकुलर जाल, रैट ट्रैप, जिसमें वो बेट देखता है, जिसमें वो कुछ देखता है जो हमने उसको फंसाने के लिए लगाया है, और वो उसी के चक्कर काटता है और इवेंचुअली इसमें फंस जाता है। दो स्टोरी एनकरेजेस, जो स्टोरी है वो एनकरेज करती है हमें कि सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स इन लाइफ, की लाइफ में एक्चुअल में मैटर क्या करती है, आपके लिए क्या ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उन चीजों के प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए। बाकी डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारी आती हैं, हर चीज के पीछे हम नहीं जा सकते, और अगर जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे डूम का कारण बन सकती है। नेक्स्ट, इंडिगो गांधी जी के लाइफ से जुड़ी एक ऐसी, मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो गांधी जी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और इसके हम पर्टिकुलर थीम्स को देखते हैं जो कि लुई फिशर के द्वारा लिखा गया है, ओके, जो उस टाइम के ब्रिटिश आर्मी के पार्ट थे। लीडरशिप एंड सेल्फ रिलायंस, की हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कि लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। सेल्फ रिलायंस इस चैप्टर से हमें देखने को मिलता है, दैट कि जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, कि जहां हमें खुद पर भरोसा होगा तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशनों में भी हम क्या करेंगे, मतलब उसको, हार को भी जीत में बदल सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी के अंदर था लीडरशिप स्किल्स, वो पीजेंट्स को भी क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, अपने राइट्स के लिए एटलीस्ट लड़ो। ठीक है, फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, जो हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा। सेकंड इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, गरीबों की हर जगह एक्सप्लॉयटेशन ही की जाती है, यानी उनका शोषण ही किया जाता है। जैसे ब्रिटिशर्स करते थे, ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेड द इंडिगो फार्मर्स, यानी जो इंडिगो के जो किसान थे, इंडिगो फार्मिंग के जो किसान थे, खेती के जो किसान थे, उन सभी का क्या किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, शोषण किया जाता था, बाय फोर्सिंग देम, फोर्स करके कि वो क्या करें, मतलब उस पर्टिकुलर लैंड पे काम करें और उनके लिए इंडिगो की क्रॉपिंग करें। ठीक है, जिसके लिए उन्हें फेयर वैल्यू भी नहीं मिलती थी, अनफेयर अग्रीमेंट्स पे उन पर साइन करवा लिया जाता था, एज दे वर नॉट एजुकेटेड। द चैप्टर हाइलाइट्स, ये जो चैप्टर है ये हाईलाइट करता है द सफरिंग ऑफ द पुअर अंडर कॉलोनियल रूल, की कॉलोनियल रूल यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, डोमिनेट करती थी हमें, तो उस टाइम पे लोगों की जो व्यथा है, पीड़ा है, उस चीज को दिखाया गया है। नेक्स्ट इज द जस्टिस एंड फ्रीडम, न्याय और फ्रीडम को भी इसमें दिखाया गया है, कि जैसे गांधी जी इज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस हेल्प्स द फार्मर्स गेन जस्टिस, यानी उनके नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की, कभी भी उन्होंने वायलेंस का रास्ता जो है वो नहीं चुना, और वही उन्हीं, लेकिन फिर भी नॉन वायलेंट के रास्ते पर चलने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को जस्टिस दिलाया, और हमारे भारत को भी क्या दिलाया, फ्रीडम दिलाई। His victory in Champaran marks a step towards India's larger struggle
फॉर फ्रीडम, यानी उनकी चंपारण में जो उनकी जीत थी ना कहीं वो बुनियाद थी एक, कि अब जो है हमारा भारत जो है वो इट विल नो लॉन्गर रिमेन कर्टेल्ड, वो अब जो है कर्टेल्ड, बंधा हुआ जकड़ा हुआ नहीं रहेगा। नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस को इसमें दिखाया गया है, ये पर्टिकुलर चैप्टर में दर्शाया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जहां पर गांधी जी ने मना कर दिया था कि वो मतलब जब उनको ऑर्डर आया था कि आपको चंपारण से जाना पड़ेगा और उन्होंने उस ऑर्डर को मना कर दिया था, तभी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, हम लोगों को सशक्त कर सकते हैं, उनको बूस्ट कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी को थ्रू एजुकेशन। ये गांधी जी को पता था, गांधी जी ने ये चीज समझाई भी आखिरी में कि गांधी जी नॉट ओनली फाइट्स फॉर फार्मर्स राइट, सिर्फ वो फार्मर के अधिकारों के लिए ही नहीं लड़ते, बल्कि उनके कंडीशंस को, सोशल कंडीशंस को सुधारने के लिए भी लड़ते, चाहे वो हाइजीन के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो, ठीक है, किसी भी सेक्टर में हो, तो वो उन चीजों के लिए भी उन्होंने क्या किया था, मतलब इनिशिएट लिया था। दैट रोल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन चेंज, अगर कहीं पर कोई बदलाव चाहिए तो वहां के ऑर्डिनरी आम इंसानों को क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये चीज गांधी जी ने मतलब चंपारण के लोगों को बताया कि अगर आप चंपारण में बदलाव चाहते हो तो फर्स्टली यू पीपल विल हैव टू चेंज, आप लोगों को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी अगर आप बदलाव चाहते हो। तो बदलाव में जो ऑर्डिनरी पीपल है उनका बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, गांधी जी इंस्पायर्स द पीजेंट्स, किसानों को उन्होंने क्या किया, इंस्पायर करते हैं टू हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, कि खुद में वो कॉन्फिडेंस रखे। जब तक वो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो कोई भी आएगा और आपको डोमिनेट करके चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोएट एंड पैनकेक्स, ग्लैमर वर्सेस रियलिटी इन द फिल्म इंडस्ट्री, कि जो ग्लैमर है और रियलिटी वो बहुत, जैसे रियल लाइफ और रियल लाइफ हम कहते हैं ना, ये दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इस चैप्टर में दर्शाया गया है कि कैसे जो चीजें बहुत ज्यादा कैरिस्मेटिक दिखती है हमारे स्क्रीन पर, ठीक है, टीवी सीरियल्स में या पिक्चर में, लेकिन एक्चुअल में जो बिहाइंड द सीन होता है वो बहुत ज्यादा मंडेन एंड कियोटिक, बहुत ज्यादा रश होता है और सारी चीजें अफरा तफरी फैली हुई होती हैं, कि ये दर्शाता है दैट इट शोज हाउ पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री लीड ऑर्डिनरी लिव्स डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ ग्लैमरस फील्ड, कि भाई सिर्फ और सिर्फ पर्दे पर ही दिखता है लेकिन पर्दे के पीछे जो होता है वो बहुत ज्यादा मंडीन होता है एंड काइंड ऑफ आप उसे कह सकते हो कि मोनोटोनस भी, कि सारी चीजें इतनी ज्यादा बिखरी हुई होती हैं, लेकिन जो दिखता है पर्दे के सामने वो एक्चुअल में पर्दे के पीछे नहीं होता। हायरार्की एंड पावर स्ट्रगल्स, दूसरा पॉइंट जो है कि the narrator describes workplace politics and rivalries at Gemini Studios, की workplace में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होता है, कि हमारे कलीग्स को हम आगे देखना पसंद नहीं करते, उसका जो प्रमोशन होता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर लोगों में गुट मिल जाता है, और मतलब ये कॉर्पोरेट लोग जो हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, कि कहीं ना कहीं हमारे जो राइवलरीज होते हैं, ठीक है, हमारे दोस्त ही कह लो या हमारे कलीग्स ही कह लो, कहीं ना कहीं वो हमारे प्रमोशन में बाधा जो है वो क्रिएट करते हैं। देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स, कई सारे इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये सब सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। सटायर ऑन ब्यूरोक्रेसी एंड वर्क कल्चर, यहाँ पर वर्क कल्चर और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी सटायर किया गया है, बताया गया है राइटर ने हमारे। द चैप्टर ह्यूमरसली पोर्ट्रेज, बताता है द इनएफिशिएंसी एंड एब्सर्डिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, यानी स्टूडियो के अंदर जो फंक्शन काम जो होता है ना वो इनएफिशिएंट तरीके से होता है, बड़े ही बेतुके तरीके से होता है। ठीक है, जिसको जो चीज मिलनी चाहिए, जो चीज के करने के लायक है, ठीक है, एबिलिटी है उसके अंदर, उसको वो चीज नहीं मिल रही। The many employees including the narrator को भी इंक्लूड किया जाए, कि seem to have unclear roles, यानी जो चीज के लिए वो बने हैं, जो चीज वो फील करते हैं ना कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, उसके टोटली ऑपोजिट जाकर उन चीजों को उनको मिलती है चीजें। ठीक है, हाईलाइटिंग हाउ वर्क प्लेसेस कैन बी डिसऑर्गेनाइज्ड, कि कैसे जो वर्क प्लेस है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। ठीक है, जहां जिसको जो जगह मतलब मिलनी चाहिए और जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है बल्कि कुछ और ही कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, irony and misunderstandings. The visit of the English poet editor creates confusion. जब
इंग्लिश पोएट एडिटर जो है वो जब वहां पर आते हैं, ठीक है, दैट मोस्ट एम्प्लॉयज, ज्यादातर एम्प्लॉयज जो है डू नॉट अंडरस्टैंड स्पीच और पर्पस, कि उसका आने का रीजन नहीं समझ पाते हैं और जो बोलते हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना बड़ा गैप है बिटवीन द लिटरेरी इंटेलेक्चुअल्स एंड द फिल्म इंडस्ट्री, यानी लोगों, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच में और जो एक्चुअल में पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके बीच जो भाषाओं का लेन देन है वो मतलब क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ वन दर्शाया गया है क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन एंड अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस, कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा हम क्रिएटिव हैं, ठीक है, लेकिन उन चीजों को सही जगह हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हमारे एस्पिरेशंस तो बहुत ज्यादा है कि राइटर बनना चाहते हैं, ठीक है, पोइट बनना चाहते हैं या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो गिन रहे हैं भाई, हम पेपर के कॉलमों को काट रहे हैं बस, और कुछ कर ही नहीं रहे। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स, ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे ड्रीम्स और एम्बिशंस जो है ना कभी कभी डू नॉट मैच रियलिटी, रियलिटी में मैच नहीं कर पाती है, कि हमारे ड्रीम्स जो हमारे एम्बिशंस हैं वो कभी कभी सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर ही रह जाते हैं, हम उनको कभी पोर्ट्रे नहीं कर पाते, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। नेक्स्ट देखते हैं इंटरव्यू। सबसे पहला इंटरव्यू में द पावर ऑफ इंटरव्यूज, इंटरव्यू की जो ताकत है वो क्या है। इंटरव्यू सर्व एज अ पावरफुल टूल, ये बहुत बड़ी टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, जो कि क्या करता है फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, कि लोगों का क्या ओपिनियन है वो दर्शाने के लिए, और इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी इंटरव्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। दे प्रोवाइड हाई इंसाइट, कि एक मतलब इनटू द लिव्स, थॉट्स एंड वर्क ऑफ फेमस पर्सनालिटीज, यानी अलग अलग लोगों के का जो वर्क है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, उनकी क्या लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या परसेप्शन है, ये सारी चीजें जो है वो इंटरव्यू लोगों को, पब्लिक को दिखाती है, बताती है। अगला देखते हैं प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक एक्सपोजर, कि एक तरफ हमारी प्राइवेसी जो है ना वो क्या हो जाती है, रिवील हो जाती है, वो सारी बातें पब्लिक तक चली जाती हैं, ठीक है। व्हाइल इंटरव्यूज ब्रिंग पीपल क्लोजर, लोगों को तो नजदीक लाती है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जो पब्लिकली जो भी चीजें नहीं डिस्क्लोज होनी चाहिए वो क्या होती है, डिस्क्लोज हो जाती है, यानी जो मेरी प्राइवेट बातें हैं वो नहीं पता होनी चाहिए लेकिन फिर भी वो पता चल जाता है। तो इस चीज के लिए जो है ना इंटरव्यू वो सही नहीं माना जाता। बहुत सारे इंडिविजुअल्स का ये मानना है कि भाई ये ना, ये जो इंटरव्यूज को वो पसंद नहीं करते क्योंकि दे फील एक्सपोज्ड एंड मिस रिप्रेजेंटेड, वो ये फील करते हैं कि हमने पर्टिकुलर इंसानों को, लोगों को, पब्लिक को ना हमारी बातें एग्जैक्टली 1 to 1 नहीं बताई गई हैं, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, गलत इंटरप्रेट कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीजें। तो इन चीजों को मतलब बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या माना है, इसको इंटरव्यू को अच्छा नहीं माना। नेक्स्ट इज डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ इंटरव्यूज, इंटरव्यू के डिफरेंट परसेप्शंस हैं कि लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये एक इंट्रूजन है, अनवेलकम्ड, ऐसी चीजें जिसका मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, काइंड ऑफ रुकावट है, बाधा है। और कुछ मानते हैं कि हाँ ये बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है टू शेयर देयर थॉट्स, ताकि वो अपने थॉट्स को, अपने पर्सपेक्टिव को लोगों तक पहुंचा सके, अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सके, दुनिया तक पहुंचा सके, ठीक है, तो उसका माध्यम है, लोग कुछ मानते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है लोगों पर, मतलब इनकी जो नॉलेज है, हेल्पिंग स्प्रेड नॉलेज एंड ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस और नॉलेज को शेयर करने में ये बहुत ज्यादा मददगार हैं। हाउएवर दे कैन आल्सो बी मैनिपुलेटेड, लेकिन इन चीजों से लोग जो है वो मैनिपुलेट भी होते हैं, ठीक है, कि कुछ भी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई जाती हैं और लोग उन पर बिना मतलब उस पर रिसर्च किए क्या कर लेते हैं, उसको असिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर आजमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो चीज सही नहीं है। नेक्स्ट इज गोइंग प्लेसेस। अब जो है हम अपने लास्ट चैप्टर का पूरा थीम जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहला एडोलेसेंस एंड डे ड्रीमिंग, कि ये वो एज होती है जहां पर हम ख्वाहिशें देखते हैं, ख्वाहिशें हमारी होती हैं, तमन्नाएं, इच्छाएं, ड्रीम्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है, फैंटेसीज आप कह लो कि बहुत सारी ऐसी फैंटेसीज हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स ऑफ यूथ, ऐसे ड्रीम्स हम देखते हैं इस एज में जो अनरियलिस्टिक होते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में द कैरेक्टर ऑफ सोफी को दर्शाया गया है कि वो ऐसी तमन्नाएं, ऐसी इच्छाएं रखती है मन में जो इन एक्चुअल उसकी उम्र की लड़कियों में और जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं उसके पूरे नहीं हो सकते। लाइक मैनी टीनेजर्स, सोफी इमेजिन्स अ ग्लैमरस लाइफ, वो क्या चाहती है, ग्लैमरस लाइफ चाहती है फ्रॉम आवर ऑर्डिनरी रियलिटी, यानी उसकी जो रियलिटी है वो कुछ और है लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं वो कुछ और है, वो पूरी नहीं हो सकती। द सेकेंड वन इज रियलिटी वर्सेस फैंटेसी, जो रियलिटी और फैंटेसी जो है
अब क्या है कि फैंटेसी ऐसी चीज होती है जब हम क्या करते हैं, सोफी कॉन्स्टेंटली एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन में ना में वो खो जाती है, अपनी रियलिटी से दूर भाग जाती है, जो उसकी रियलिटी है वो उसको इग्नोर करती है। ठीक है, कि जैसे वो उसकी तमन्नाएं, उसकी इच्छाएं क्या होती है फुटबॉलर डैनी कैसी के लिए, कि वो उससे मिलना चाहती है और वो अज्यूम करती है कि वो उससे बातें करती है, रेगुलरली मिलती है। ठीक है, However, her dreams clash with reality, लेकिन उसको जो ये सपने हैं ना वो रियलिटी से क्लैश करते हैं कि रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, डैनी कैसी उससे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और इन दोनों में की जो पहुंच है ना वो अलग है। तीसरा, थर्ड वन इज दैट क्लास एंड सोशो इकोनॉमिक लिमिटेशंस। सोफी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी जो इच्छाएं होती है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, अनरियलिस्टिक होती है। ठीक है, जैसे उसके डैडी और उसके जो जो उसका भाई होता है ज़ॉफ आर मोर ग्राउंडेड इन रियलिटी, वो रियलिटी जानते हैं, देखते हैं, उनको पता है कि क्या चीजें संभव है और क्या चीजें संभव नहीं है। एज they know the gap between the dreams and actual possibilities, क्या ऐसी वो जानते हैं कि कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी हो सकती है और कौन सी जो है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज हीरो वर्शिप एंड सेलिब्रिटी ऑब्सेशन, कि ये जो सोशल मीडिया का जो अभी जो दौरान मतलब जो भी पर्टिकुलर सिनेरियो है ना, ये कहीं ना कहीं उन एडोलेसेंट में जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। दे आर सो ऑब्सेस्ड विद दोज एक्टर्स और सेलिब्रिटीज। सोफी आइडलाइज फुटबॉलर, वो क्या करती है, डैनी कैसी को आइडलाइज करती है, शोइंग कि हाउ यंग पीपल ऑफन एडमायर सेलिब्रिटीज, की जो यंग पीपल हैं, यंग लोग जो हैं, स्पेशली उस उम्र के बच्चे, वो क्या करते हैं, उनको एडमायर इतना ज्यादा करते हैं दैट कि दे डोंट चेक द पर्सनल कनेक्शन विद देम, उनका कोई पर्सनल कनेक्शन भी नहीं होता, लेकिन वो इमेजिन करते हैं कि हाँ उनका ना मतलब उठना बैठना मिलना जुलना है, और कहीं ना कहीं वो क्या करने, डिजायर्स उनकी ऐसी होने लग जाती है, ऑब्सेशन क्रिएट कर लेते हैं। दिस थीम रिफ्लेक्ट्स हाउ मीडिया एंड फेम इन्फ्लुएंस यंग माइंड्स, और ये बताता है कि कैसे जो मीडिया है या कैसे मतलब जो हमारा सोशल मीडिया हम कह सकते हैं, ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है यंग माइंड्स को, यानी बच्चों को उस उम्र के जो एडोलेसेंस के एज में है। फैमिली डायनामिक्स एंड सिबलिंग बॉन्ड्स, कि ये भी बताता है कि जैसे सोफी जो है वो अपने एल्डर ब्रदर को अपने बहुत ज्यादा क्लोज मानती है और उसे सब सारी बातें बताती है। शी लॉन्ग्स टू बी पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड बट ऑल्सो फैब्रिकेट स्टोरीज टू इम्प्रेस हिम, वो क्या चाहती है कि अपने भाई के लाइफ का पार्ट बनना चाहती है। दैट शी वॉन्ट्स कि उसका भाई जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या रहता है, मतलब सेग्रीगेटेड रहता है, उसको उसके लाइफ में कोई भी मल्टी मतलब इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो चाहती है कि इसकी लाइफ जो है ना वो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है, तो कहीं ना कहीं शी वॉन्ट्स टू गेट इन्वॉल्व। ठीक है, और इसीलिए वो क्या करती है, बहुत बार फैब्रिकेट करती है, स्टोरीज बुनती है ताकि वो उसको इंप्रेस कर सके, चाहे वो झूठी हो या कैसी भी स्टोरीज हो, उसको इंप्रेस करने के लिए। छठा जो है दैट डिसअपॉइंटमेंट एंड इमोशनल ग्रोथ, कि सोफीज फैंटेसीज लीड टू इनएविटेबल डिसअपॉइंटमेंट, कि ये उसकी जो फैंटेसीज है वो सिर्फ और सिर्फ उसको उसके दुखों तक लेकर जाएगी और कुछ नहीं, उसको दुख ही होगा इवेंचुअली। व्हेन डैनी केसी डजंट, जब डैनी केसी जब उसको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है। हर स्टोरी, उसकी जो स्टोरी है ये हाईलाइट करती है कि कैसे जब हम बड़े होते हैं तो काफी सारे चुनौतियों का सामना करते हैं, सच्चाई, डीलिंग विद अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, ऐसी इच्छाओं से भी हम क्या करते हैं, डील करते हैं जो हमने कहीं ना कहीं सपना देखा है लेकिन वो चीज पूरी नहीं हो पाती है। तो आई होप ये सारे के सारे थीम्स जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे, दैट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आई होप कि ये सारे के सारे क्लियर हो गए हो और इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।